YouTube के परमार आईएएस चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन शुभ हो। जैसा कि यह है कि परमार आईएएस चैनल के अंतर्गत हमने आईएएस यानी यूपीएससी सीएससी के लिए एक टेस्ट सीरीज प्रारंभ की है। इस टेस्ट सीरीज का नाम है सम्राट यूपीएससी प्री टेस्ट सीरीज वर्ष 2026-27। जो आगामी परीक्षाओं में, प्रारंभिक परीक्षाओं में बैठने जा रहे हैं ऐसे प्रतियोगियों के लिए ये एक टेस्ट सीरीज है। एक्चुअल में ये ऐसी टेस्ट सीरीज है कि जो आपको अवधारणात्मक तथ्यात्मक समझ देगी और साथ ही साथ आपके अधिकांश प्रश्न इसी टेस्ट सीरीज के एग्जामिनेशन में मिले, पूरा प्रयास रहेगा। और इस सीरीज में प्रारंभिक परीक्षा के जितने विषय हैं सभी विषयों पर हम क्रमशः देंगे। हमने ये निर्णय लिया है कि एक एक विषय को लें तो टेस्ट सीरीज का वास्तव में हम आपको अच्छी समझ विकसित करा सकते हैं। हमने इस टेस्ट सीरीज के शुरुआत का जो विषय लिया है वह है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। यह पहला विषय है और इस पहले विषय में एक लेक्चर हमने कंप्लीट कर दिया है। आज हम लेते हैं लेक्चर दूसरा, लेक्चर 2, और इस लेक्चर 2 में हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में उन प्रश्नों को देंगे कि जो कि आगामी परीक्षाओं में यूपीएससी में पूछा जाएगा। और इसी तरह से लेक्चर बढ़ते हुए और यही पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विषय समाप्त हो जाएगा तो हम फिर दूसरा विषय ले लेंगे। इसी तरह भूगोल से लेकर के, विज्ञान से लेकर के, इतिहास से लेकर के समस्त उन विषयों पर टेस्ट सीरीज हमारी चलेगी जो प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब लेक्चर 2 के आज पहले प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं और फिर ध्यान दीजिएगा कि यह वास्तविक रूप से सिविल सर्विसेज में एक एक शब्द को समझ में आ जाना चाहिए, अवधारणात्मक समझ हो जाए। और अगर ऐसी समझ हो गई तो आप मानिए कि प्रश्न के उत्तर को आप अच्छी तरह से समझ लेंगे और सही उत्तर लगाएंगे। अगर एक शब्द आपने समझने का प्रयास नहीं किया तो शायद उसी में आपका उत्तर समाहित होगा। तो हम चलते हैं, प्रथम प्रश्न लेते हैं। तो प्रथम प्रश्न में यहां पर आया है कि नीचे के कथन ए और कारण ए पर विचार कर सही उत्तर चुने। आपको सही उत्तर चुनना है, लेकिन यहां पर हमने दिया है एक कथन दिया है जिसे हमने ए से अंकन किया है, एक कारण दिया है जिसे हमने आर से अंकन किया है। पहले आप कथन ए कारण आर को पढ़िए, पढ़कर के फिर ए बी सी डी को समझें ऑप्शन को और सही उत्तर लगाएं। जितना अभ्यास आज यहां पर आप कर लेंगे उतनी ही त्वरित गति से वास्तव में आप प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न को समझेंगे, सही उत्तर निकालेंगे और शायद एक समयावधि में आपके सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे और अधिकांश आपके सही उत्तर ही निकलेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि कथन ए है, सतत विकास मानव समाज के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि पिछले लेक्चर में, पिछली क्लास में हमने सतत विकास को बताया था। सतत विकास को हमने धारणीय विकास भी इसकी पर्यायवाची बताई, पोषणीय विकास की भी बात कही, टिकाऊ विकास की भी बात कही। ये सब आपने पिछली क्लास में समझ रखा है। और सतत विकास का मतलब ये है कि आज हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें, लेकिन इस रूप में उपयोग करें कि भविष्य के लिए भी वो सुरक्षित बने रहें। यही सतत विकास है। तो यहां पर सतत विकास के बारे में आया कि कथन ए, सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। तो ये तो बात सच है कि सतत विकास में ऐसा हमें विकास करना है, ऐसे प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग करना है कि आज भी उपयोग करके हम सड़क बनाए, मकान बनाए, अन्य चीजें बनाए, यानी मानव के कल्याण की वस्तुएं बनाए। और सतत विकास में प्राकृतिक संसाधनों को ऐसा सुरक्षित रखना है कि कल भी हम सड़क बनाए, कल भी मकान बनाए, कल भी अन्य चीजें बनाए, यानी कल भी मानव को कल्याण करें। इसका मतलब सतत विकास ये कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों से आज मानव का कल्याण करिए
और कल की जो आगामी आने वाली पीढ़ियां हैं उनका भी कल्याण होना चाहिए। इसका मतलब कथन ए बिल्कुल सही है। सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, यह बिल्कुल सही है। अब हम लेते हैं कारण आर। सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो, ध्यान दीजिएगा, इसे हमें समझना है। ऐसे कथन और कारण के प्रश्नों को पहले देखा जाता है कि कथन सही है कि नहीं। अगर सही है तो ठीक है, नहीं सही है तो फिर आगे हम प्रक्रिया बढ़ाएंगे। फिर कथन यानी कारण सही है कि नहीं, नहीं सही है तो फिर आगे देखेंगे। तो हमें कारण आर में देखना है कि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें, भावी यानी आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं 10, 50, 100, 200 सालों में, जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना, यानी आज हमारे प्राकृतिक संसाधनों में योग्यता है कि आज हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। प्राकृतिक संसाधन जल है, प्राकृतिक संसाधन बालू है, प्राकृतिक संसाधन कोयला है, प्राकृतिक संसाधन हमारी मृदा है, प्राकृतिक संसाधन में अन्य तत्व हम ले लेंगे। प्राकृतिक संसाधन में ऐसी योग्यता है कि आज हमारी आवश्यकता की ये पूर्ति कर सकते हैं। कोयला से हमारा विद्युत का उत्पादन हो जाएगा, भूमि से हम यानी फसल का उत्पादन कर लेंगे, बालू से हम इमारत बना लेंगे। यानी जो आज हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है उनमें इतनी ताकत है, इतनी योग्यता है कि आज हमारी आवश्यकता की पूर्ति वो कर सकते हैं। अगर ये प्राकृतिक संसाधनों का हम ऐसा उपयोग करें कि वो आज भी हमारी आवश्यकता का प्रयोग कर ले और इस तरह से उन्हें संरक्षण रूप में प्रयोग करें, इस रूप में उन्हें आवश्यक सीमित मात्रा में प्रयोग करें कि आज हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर दें और भावी भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की भी आवश्यकता की पूर्ति कर दें, तो हम ये मानेंगे कि ऐसे प्राकृतिक संसाधन में ऐसी योग्यता है कि वर्तमान के मानव की आवश्यकता की पूर्ति भी कर रहे हैं और ऐसे प्राकृतिक संसाधनों में ऐसी योग्यता है कि भविष्य के मानव की आवश्यकता पूर्ति करने की भी योग्यता है। अगर हमारे प्राकृतिक संसाधन में ऐसी क्षमता आ जाए कि वह वर्तमान के मानव की आवश्यकता की पूर्ति कर दें, भविष्य के भी मानव की आवश्यकता की पूर्ति कर दें, तो हम कहेंगे कि ऐसे प्राकृतिक संसाधनों का हम ऐसा उपयोग कर रहे हैं कि उनकी योग्यता कम ना हो, योग्यता में हम कमी नहीं कर रहे। तो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हमें ऐसा करना है कि उनकी योग्यता बरकरार रहे और ऐसी योग्यता की आज के मानव की आवश्यकता की पूर्ति कर दे और कल के भी। तो सतत विकास ये कहता है कि प्राकृतिक संसाधन की योग्यता को हमें कम नहीं करना है, योग्यता को प्रभावित नहीं करना है, बिना प्रभावित किए हमें उसका उपयोग करना है। इसका मतलब है प्राकृतिक संसाधन की क्षमता, योग्यता को बरकरार रखते हुए विकास करना है। तो यहां पर कहा गया कारण में कि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना, मतलब भावी पीढ़ी की जरूरतें भी पूरी कर ले। और सच में हमने ये जो कहा है सतत विकास में कि भावी पीढ़ी की जरूरतें भी वो पूरा करेगा, तो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। तो बात सच है कि वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति करे। सतत विकास क्या कहता है कि वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति करिए, लेकिन ऐसे संसाधनों को भविष्य के लिए भी बचा के रखें, यानी उन संसाधनों में भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों के पूरा करने की योग्यता बनी रहे। और यही बात इस कारण आर में कही गई है। इसका मतलब आर भी सही है। और पिछली क्लास में मैंने सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में विस्तार से समझाया है और वह मेरी क्लास कुछ लंबी भी हो गई थी। उसका कारण था कि पूरा बैकग्राउंड मुझे देना था और शायद वही जो पहली क्लास है, जिसने पहली क्लास को अच्छे से समझ लिया, लेक्चर फर्स्ट को अच्छे से समझ लिया, आप ये समझिए कि बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे तो वह उससे बाहर नहीं जाने वाले और शायद पर्यावरण और पारिस्थितिकी की आगे की क्लास भी उसे बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो यहां पर कथन ए भी सही है, कारण आर भी सही है। अच्छा, एक बात और,
कथन और कारण यानी ए और आर सही है, लेकिन अब प्रश्न ये आया करता है कि कारण कथन की व्याख्या करता है, और प्रश्न ये भी आता है कि कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। मान लिया कि दो विकल्प हैं, एक विकल्प में कहा गया कि कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या करता है, और एक विकल्प में आया कि कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। व्याख्या करना, व्याख्या न करना, यह थोड़ा सा ग्राउंड समझिए आप। अगर आपने कथन कारण में यह समझ लिया कि व्याख्या कब हो जाती है, कब नहीं होती है, अगर इसके एक समझ विकसित कर ले तो कोई भी प्रश्न आएगा तो आप ये समझ सकते हैं कि कथन व्याख्या करता है या नहीं करता। देखिए, अगर ये व्याख्या करता है कि नहीं करता, तो यहां पर ये देखा करें आप कि अगर आर का महत्व इस ए पर निर्भर हो, यानी कारण का महत्व ए पर निर्भर हो, तो इसका मतलब वो उससे जुड़ा है तो व्याख्या करता है। अगर हम कहें कि कारण की बात जो अस्तित्व में आई है, इस बात का जो महत्व है, तो इसका महत्व इसलिए है कि कथन है। अगर आपको लगे कि कारण में बताई गई बात इससे जुड़ी है, इसका मतलब व्याख्या करता है। अगर आपको लगे कि कारण की बताई गई बात इसके कारण है, या कारण की बात क्यों है, क्योंकि कथन है इसलिए, तो फिर जुड़ा है तो व्याख्या करता है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो यहां पर है सतत विकास, वह वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता की पूर्ति करेगा, वह भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की पूर्ति करेगा। अब ये जब करेगा तो वर्तमान में मानव का कल्याण करेगा और भविष्य में करेगा। इसका मतलब सतत विकास क्या कहता है? सतत विकास कहता है कि वास्तव में वर्तमान में भी मानव का कल्याण होगा और भविष्य में होगा। अगर ये वर्तमान और भविष्य मानव कल्याण अर्थात मानव कल्याण की बात करता है, और कथन में भी क्या कहा गया है कि सतत विकास मानव समाज के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, इसका मतलब यह है कि सतत विकास से मानव का कल्याण होता है, और जब मानव का कल्याण होता है इसका मतलब यह है कि यह इससे कनेक्टेड है, संबद्ध है, जुड़ा हुआ है। जब जुड़ा हुआ है तो हम कह देंगे कि कारण कथन की व्याख्या भी करता है। अब जिस ऑप्शन में यह लिखा होगा कि कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है, वही आपका उत्तर होगा। पढ़ लेते हैं हम। ए नंबर आया। ए नंबर में लिखा हुआ है कि ए तथा आर दोनों सही है, यानी कथन और कारण दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है। इसका मतलब जो हमने समझा वह इसी में है, तो आपका सही उत्तर होगा एग्जामिनेशन में ए। अच्छा, ये शब्द थोड़ा कठिन लगते हैं क्योंकि ये अवधारणात्मक प्रश्न है, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है कि कौन सा शब्द किस से जुड़ा है, क्यों जुड़ा है, क्या होगा। बड़ी लंबी प्रक्रिया ब्रेन में होने लगती है, इंटरकनेक्टेड चीजें करनी पड़ती है, तब समझ में आता है कि इस शब्द का मतलब यहां से भाव है, इस शब्द का मतलब यहां से भाव है। तो जो भी अवधारणात्मक प्रश्न होते हैं तो समझ विकसित करनी पड़ती है, अब ब्रेन को इन्फॉर्म करना पड़ता है, और ब्रेन वहां पर एक्शन में आता है और कंपेयर करके वह ढूंढने का प्रयास करता है कि यह चीज सही है कि गलत। और ब्रेन तब इस काम को ज्यादा कर लेता है जब आप अभ्यास में लाएंगे। यह मेरी क्लास बार बार सुनिए, बार बार देखिए, और जब बार बार होगा तो फिर धीरे धीरे ये प्रश्न इतना हल्का हो जाएगा, इतना सरल लगेगा कि कोई कहेगा तो तुरंत ये बात समझ में आ जाएगी और आप उत्तर बता देंगे। वह सेंटेंस यानी प्रश्न नहीं पढ़ पाएगा, उत्तर आपके पास होगा। क्यों? क्योंकि जब बार बार आपने अपने ब्रेन को मैसेज दे दिया तो ब्रेन उन चीजों से परिचित हो गया, और फिर सडनली आप देंगे तो कैलकुलेशन बहुत जल्दी कर लेगा। इसलिए अभ्यास जरूरी है। वास्तव में अगर मुझसे आप पूछें कि प्री में सफलता कैसे मिले, तो मैं कहूंगा एक ही चीज प्री में सफलता दिला सकती है, वो है अभ्यास। अभ्यास, अभ्यास।
प्रैक्टिस गिव्स यू सक्सेस इन प्री एग्जामिनेशन इन यूपीएससी, यानी अभ्यास ही आपको प्री परीक्षा में सफल बनाएगा। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न घटनाओं एवं उनके वर्षों का मिलान करिए। अब प्रश्न यह भी है कि कुछ घटनाएं एक तरफ देगा, मिसमैच करके उनके वर्ष दे देगा, और फिर मिलान करने के बारे में पूछा जाएगा कि सही सही मिलान करें। एक बात यहां पर यह ध्यान देना है कि आपका यह कि ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन। अच्छा, एक बात ध्यान दें कि ब्रंटलैंड जो आयोग की रिपोर्ट है, इसके बारे में मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था, बताया था कि ये रिपोर्ट कैसी और किस रूप में है और ये क्वेश्चन यानी पूछे जाते हैं। तो देखिए यहां पर यह ध्यान देना है कि जो ब्रंटलैंड कमीशन है, इस कमीशन को मैंने बताया था पिछली क्लास में कि 1987 में आया। तो इसका मतलब है कि ब्रंटलैंड आयोग की जो रिपोर्ट है उसका प्रकाशन 1987 में हुआ। मेरी पिछली क्लास यानी लेक्चर 1 देखें, सारी चीजें डिटेल से समझाई गई हैं। अब आ गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन, यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नियम है, इन नियम का प्रवर्तन यानी लागू किया गया, एनफोर्स किया गया। तो मॉन्ट्रियल में जो नियम बने थे, रूल बने थे, उनको जो एनफोर्स करने का काम, प्रवर्तन का काम, लागू करने का काम कब किया गया? तो यहां पर ये देखना है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रवर्तन 1989 में हुआ था। इन्हें थोड़ा रटिए, समझिए। जब ये तथ्य आपके होंगे, प्रश्न आपके एग्जाम के बहुत सरल लगेंगे और आप आईएएस बन रहे हैं। जब आप आईएएस बन रहे हैं, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में एक ब्यूरोक्रेट बन रहे हैं, पॉलिसी और प्लानिंग क्रिएटर और एग्जीक्यूटर बन रहे हैं, तो इसके लिए कुछ तो योग्यता होनी चाहिए, कुछ तो मेहनत करके अपने के अंदर एबिलिटी डेवलप करनी चाहिए। आईएएस पास करना बहुत सरल है। आईएएस ये कहता है कि आपको हम जिस लिए पहुंचा रहे हैं, जिस सोसाइटी के वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए पहुंचा रहे हैं, वो ऐसी क्षमता तो विकसित कर लो। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है, वह एजुकेट होता है, उसके अंदर वो क्षमता होती ही नहीं है। और वो कहता है कि हम जहां पहुंचा रहे हैं वो ऐसी क्षमता विकसित कर लो। तो क्षमता कैसे विकसित करेगा? जब वह प्री में कुछ पढ़वा लेगा, मेन में पढ़वा लेगा, इंटरव्यू में पढ़वा लेगा, और जब वो पढ़ लेंगे तो आपके अंदर काफी क्षमता विकसित हो जाएगी। तो आईएएस पास करना इसलिए सरल है कि आप क्षमता विकसित करें जो कमीशन चाहता है। अब कैसे विकसित करें? तो धीरे धीरे चीजें समझने का प्रयास करें, कुछ चीजें लर्न करने का प्रयास करें। तो यहां पर आपने देखा कि ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ और वह 1987 में आता है। अब उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन आता है, 1989 में आता है। और रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ध्यान दीजिएगा, मैंने पिछली क्लास में रियो शिखर सम्मेलन की बात की है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की बात की है, ब्राजील की बात की है, उससे आप समझेंगे। तो रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन वह 1992 में आया है। और चौथा बचा यहां पॉइंट, द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन वह 1972 में हुआ है। इसलिए आपका उत्तर है सी नंबर है, यानी 1 का डी। तो देखिए 1 का डी, फिर आया 2 का आपका ये जो प्रोटोकॉल प्रवर्तन है वह 1989 यानी 2 का सी, देखिए 2 का सी। फिर आया 3 का मैंने बताया कि 1992 यानी 3 का ए, तो देखिए 3 का ए। फिर आया चौथा नंबर 4 का द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट है। तो यह रिपोर्ट आपने देखा कि 1972, यानी यह कि 4 का बी, तो 4 का बी आपका सी नंबर सही है। तो इसे आप मेमोराइज करिए, क्योंकि मेरी अगली क्लास हो उसके पहले तक आपके दूसरी क्लास की चीजें तैयार हो चुकी हों। अब हम लेते हैं तीसरा प्रश्न, जो कि आपको बहुत महत्वपूर्ण है, आज नहीं है, 2030 तक पूछा जाएगा, 2030 नहीं 2050 तक पूछा जाएगा, यानी ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न हमेशा पूछा जाएगा
तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र के 2015 के सतत विकास के संयुक्त राष्ट्र संघ ने न्यूयॉर्क में वर्ष 2015 में एक सम्मेलन बुलाया था, और जो सम्मेलन था वो सतत विकास के संबंध में था कि सतत विकास कैसे किया जाए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यूयॉर्क में 2015 में सतत विकास के लिए सम्मेलन बुलाया गया। उस सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि कैसे सतत विकास करें, कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें। ये जब निर्णय हुआ तो उसी के संबंध में कुछ नियम बनाए गए, और उन नियमों के समूह को कहा गया 2030 एजेंडा। 2030 एजेंडा का मतलब उसमें यह कहा गया कि 2030 तक इन नियमों को लागू करना है, इनका प्रतिफल हमें प्राप्त करना है। इसका मतलब ये, अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि 2030 एजेंडा किससे जुड़ा है, वो सतत विकास से, टिकाऊ विकास से जुड़ा हुआ है, धारणीय विकास से जुड़ा है, पोषणीय विकास से, यानी इनकी इंग्लिश है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। और ये अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, साथ में जो सतत विकास का 2030 एजेंडा दिया गया, कब दिया गया? 2015 में दिया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिया। कहां दिया? न्यूयॉर्क में दिया। अब ये कहें संयुक्त राष्ट्र के 2015 के सतत विकास के 2030 एजेंडा के 17 विश्व सतत विकास लक्ष्यों में कौन सा शामिल नहीं है? तो 17 विकास लक्ष्यों में कौन सा शामिल नहीं है, यह यहां पर बात आती है। तो ध्यान दीजिएगा कि कौन सा शामिल नहीं है, वो महत्वपूर्ण चीजें यहां पर हमें लेना है। तो एक बात ध्यान दें, 2015 में न्यूयॉर्क में जब सतत विकास पर एजेंडा जारी हुआ तो इस एजेंडा में 17 बड़े लक्ष्य रखे गए थे, गोल रखे गए थे, और उनको कहा गया है सतत विकास के 17 लक्ष्य। तो सबसे पहली बात यह कि याद रखना है कि एजेंडा 2030 यानी 2030 एजेंडा में 17 बड़े लक्ष्य रखे गए थे, यह याद रखना है। फिर उप लक्ष्य रखे गए थे, छोटे लक्ष्य रखे गए थे, वो 169 थे, 169। पिछली क्लास में भी मैंने चर्चा की थी। ये भी याद रखना है आपको कि बड़े लक्ष्य कितने थे यानी सतत विकास के, तो 17 थे। उप लक्ष्य के रूप में कितने थे? 169 थे। और उसके बाद फिर कुछ इंडिकेटर बनाए गए, संकेतक बनाए गए। संकेतक ये कि कैसे आगे हम बढ़ें, एजेंडा को कैसे लागू करें, उसके संबंध में कुछ इंडिकेटर बनाए गए, संकेतक, उन्हें विशिष्ट संकेतक कहा गया, और वो 231 हुए थे। तो इस 2030 एजेंडा में 3 बातें हैं। बड़े लक्ष्यों के रूप में, प्रमुख लक्ष्यों के रूप में 17 लक्ष्य है, उप लक्ष्यों के रूप में 169 लक्ष्य है, और विशिष्ट संकेतक के रूप में 231 विशिष्ट संकेतक है। इन संख्याओं को भी याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। यहां पर क्या है कि संयुक्त राष्ट्र के 2015 के सतत विकास के 2030 एजेंडा के 17 विश्व सतत विकास लक्ष्यों में कौन सा शामिल नहीं है? मतलब उन 17 जो लक्ष्य है, उन 17 में 3 दे दिया है जो कि उन 17 में से है, और एक ऐसा दिया है जो नहीं है उन 17 में। आपको उसे ढूंढना है जो उन 17 में नहीं है। इसका मतलब आपको इसमें 2030 एजेंडा, जैसे 2030 तक, वर्ष 2030 तक हमें लक्ष्य पाने हैं, तो इस एजेंडा के 17 लक्ष्य आपको पता होने चाहिए कौन से हैं। और कभी कभी क्या करता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि 17 लक्ष्यों में पहला लक्ष्य का नाम क्या था। ये पूछ लेगा कि 16वें लक्ष्य का क्या नाम था, 8वें लक्ष्य का क्या नाम था। इसका मतलब आपको 17 लक्ष्य पता होने चाहिए, और उनको क्रम में ये पता हो कि पहले में कौन सा लक्ष्य है, दूसरे में कौन है, तीसरे में कौन है, ये भी हो। मैंने आज ये प्रयास किया है कि आपका 2030 तक या उसके आगे इससे जुड़े जो प्रश्न हो, तो कम से कम 17 उन सतत विकास लक्ष्यों को मैं आपके सामने रखूं। इतना जरूर है कि पहले इस प्रश्न को हम समझें और इसे सही करें, फिर हम आगे बढ़े उन 17 विकास लक्ष्यों पर। इस प्रश्न में ये कि अगर मैं कहूं चंद्रमा पर बस्ती निर्माण,
तो जो मैंने 17 विकास लक्ष्य पढ़े हैं, जो आज आपको पढ़ना है, तो चंद्रमा पर बस्ती बनाने की कोई बात नहीं कही गई है। नो सेटलमेंट ऑन मून, दिस इज नॉट टोल्ड, यह नहीं कहा गया। तो चंद्रमा पर बस्ती निर्माण, क्या यह लक्ष्य रखा गया है कि चंद्रमा पर बस्ती का निर्माण किया जाएगा? नहीं रखा गया है उन 17 सतत विकास लक्ष्यों में। इसलिए आपका प्रश्न क्या है, कौन शामिल नहीं है? लीजिए, पहला नंबर ही मिल गया, यही नहीं शामिल है। जब ये नहीं शामिल है तो 3 शामिल होंगे। तो पहला, दूसरा आया सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। सतत विकास लक्ष्य में कहा गया कि हमें लोगों को अफोर्डेबल यानी सस्ती और स्वच्छ यानी क्लीन ऊर्जा, एनर्जी, हमें अफोर्डेबल और एंड क्लीन एनर्जी लोगों को देना है। यानी जो हमारे लोग हैं वर्तमान में और भविष्य में भी, उनको जो ऊर्जा, जैसे विद्युत का प्रयोग है पंखा चलाने के लिए, टीवी चलाने के लिए, अन्य चीजों के लिए, मोटर चलाने के लिए, इरिगेशन के लिए, तो हम सस्ती ऊर्जा मिले और स्वच्छ हो। स्वच्छ से आशय यहां पर ये कि ऐसे हम ऊर्जा के स्रोत का प्रयोग करें कि पर्यावरण का प्रदूषण न हो। मान लिया हमने कोयला का प्रयोग किया तो पर्यावरण का प्रदूषण हुआ, लेकिन सोलर एनर्जी का प्रयोग किया और अपना ट्यूबवेल चला दिया, हमने अपने एरिया को इरिगेट कर दिया, तो वहां पर वास्तविक रूप से हमें कोई पॉल्यूशन हमने नहीं किया है अपने एनवायरमेंट का। तो सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा हो। फिर आ गया पानी के नीचे जीवन। अच्छा, यह भी एक लक्ष्य रखा गया है कि पानी के नीचे जीवन, पानी चाहे तालाब में हो, झील में हो, नदी में हो, या भूतल में हो, या सागर में हो, उन पानी में अंदर जीवन है, उसको बचा के रखें। जीवन का मतलब वहां छोटे छोटे पौधे हैं, उनको बचा के रखें। वहां जीव जंतु हैं, जलीय जीव जंतु, उन्हें रखें। जब वो रहेंगे तब हम आप सहूलियत में रहेंगे, हम आपकी जिंदगी सही चलेगी। तो पानी के नीचे जो जीवन है उन्हें भी सुरक्षित रखना, यानी मछली मरने ना पाए, यानी कछुआ मरने ना पाए, मगरमच्छ मरने ना पाए, वो बने रहे, यह लक्ष्य रखा गया है। जब यह रखा गया है तो ये आपका शामिल है इसमें। फिर आया जमीन पर जीवन। अच्छा, मैं खड़ा हूं जमीन पर, आप भी बैठे हैं जमीन पर, संत कोई समाधि लगाए होगा इस समय जमीन पर, खेती कर रहा है किसान जमीन पर, तो ये हमारी जो जमीन है इस पर जीवन बढ़िया चलता रहे। अब जीवन यानी हमारा ये कहें कि केचुआ भी सुरक्षित रहे, झींगुर भी सुरक्षित रहे, अन्य कीट भी सुरक्षित रहे, चूहा भी सुरक्षित रहे, गिद्ध भी रहे, गौरैया भी रहे, तभी तो हमारी अच्छी कृषि होगी, एग्रीकल्चर होगी। तो जमीन पर हमारे जितने जीव हैं सब सुरक्षित रहे, ये लक्ष्य रखा गया। और ये कहा भी गया है सभी देशों से कि आप ऐसे प्रयास करिए कि जमीन के जीव ना मरे, जबकि हम लोग जमीन के जीव मार रहे हैं। जो लोग खेतों में रासायनिक खाद डालते हैं, केमिकल के फर्टिलाइजर डालते हैं, डीएपी, यूरिया, एनपीके डालते हैं, तो ऐसे खाद डालने से केचुआ जमीन का मर रहा है, चूहा मर रहा है, झींगुर मर रहा है, अन्य कीट मर रहे हैं। अब बरसात के समय में हमारे खेतों से उतने कीट ही नहीं निकलते हैं। जब नहीं निकलते हैं तो हमारी अब कृषि की जो मृदा है, मृदा कमजोर होने लगी है, पोषण विहीन होने लगी है, अनहेल्दी हो गई है, बीमार हो गई है हमारी मृदा, इसलिए उत्पादन नहीं हो पा रहा है। और जब हम जमीन की जीव बचा के रखेंगे तो निश्चित बात यह है कि वहां पर हमारे झींगुर भी बचेंगे, चूहा भी बचेंगे और मिट्टी को पोषण मिलना शुरू हो जाएगा। तो यह भी बात यहां पर रखी गई है। अब इस प्रश्न का उत्तर जानने के बाद मैंने यहां नोट में लिखने का काम किया और बताने का कि 17 विश्व सतत विकास लक्ष्य कौन से हैं, क्योंकि इनके बारे में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा, तो उसे हम यहां पढ़ते हैं। और ये SDG 17 नाम भी लिख करके आएगा, यानी ये जो SDG है तो सस्टेनेबल यानी सतत की अंग्रेजी हो गई, उसका शॉर्ट फॉर्म हुआ, और विकास की अंग्रेजी डेवलपमेंट हो गया, लक्ष्य का मतलब गोल हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और वो गोल्स कितने हैं? 17। तो SDG 17 का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17, और हिंदी में हुआ सतत विकास लक्ष्य, और ये विश्व स्तर के हैं, 17 हैं। अब अगर क्वेश्चन ये कभी आता है कि सतत विकास प्रमुख लक्ष्य कितने रखे गए, 16, 17, 18, 19, ऑप्शन आता है
तो प्लीज 17 ही आप लगाइएगा। और उन 17 में क्रमशः हम देखें कि लक्ष्य 1 में क्या है, 2 में क्या है। अगर ये पूछ रहे हैं कि इनमें से 4 ऑप्शन में 10वें नंबर में सतत विकास लक्ष्य कौन सा रखा गया है, तो आपको तैयार होना चाहिए कि 10वें नंबर में कौन सा रखा गया, असमानता में कमी। अब हम देखते हैं 17 लक्ष्यों में लक्ष्य 1 आ गया। तो जो लक्ष्य 1 आया तो एक गरीबी उन्मूलन है, नो पॉवर्टी, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। यानी लक्ष्य 1 में रखा गया गरीबी हटा दो। अरे गरीबी तब हम हटाएंगे जब वास्तव में अच्छा भोजन मिलेगा। और अच्छा भोजन कब मिलेगा, जब रासायनिक खाद खत्म करके हम जैव खाद देंगे, यानी कीड़ों से, कीटों से, जीवों से बना खाद हम देंगे, गोबर का खाद हम अपने खेतों में देंगे, तभी होगा। तो यानी पहला लक्ष्य है गरीबी उन्मूलन। और इसे आप मेरी क्लास लेने के बाद शाम सुबह टहलते समय छत के ऊपर या बाग बगीचे में इन 17 को रट डालिए। अगर किसी ने पूछ लिया कि लक्ष्य 13 में क्या है, तो आपको जलवायु कार्रवाई ही समझ में आए, लिखना चाहिए। इन्हें रट डालिएगा और जब रट जाए तब कमेंट करिएगा कि सर आपने जो बताया हमने रट लिया, अब हमें और अच्छा लग रहा है। और आप गुड फील करेंगे, निश्चित बात है, क्योंकि कहते हैं कि ऊपर वाले ने जो आपको काम दिया है, अगर आप जितना करते हैं तो और आपको खुशी देते हैं, और एनर्जी देता है, फिर आप और अच्छा याद कर लेते हैं, फिर वो और एनर्जी देगा, और याद कर लेंगे और आईएएस बन जाएंगे आप। यहां पर पहला आया गरीबी उन्मूलन। लक्ष्य दूसरा क्या है, गोल 2 नंबर में शून्य भूख, जीरो हंगर। यानी जो भूखे लोग मर जाते हैं, जिन्हें खाना नहीं मिलता है, बेचारे परेशान है, एक वक्त की रोटी मिल गई तो 2 दिन भूखे हैं, रोटी नहीं मिल रही। आज हम कहां 21वीं शताब्दी में खड़े हैं और आज रोटी नहीं मिल रही। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इन 17 लक्ष्यों में दूसरा लक्ष्य रखा है कि भूख से कोई न मरे, यानी शून्य कर दिया जाए। तो प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, अन्य काम किए जाए, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो लक्ष्य दूसरा शून्य भूख, जीरो हंगर। लक्ष्य तीसरा आया और लक्ष्य तीसरे में अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण। यानी हम ये कहेंगे कि गुड या डिसेंट हेल्थ एंड वेलफेयर, यानी हम आपका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया हो जाए, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, यानी शरीर से, मन से बिल्कुल हम स्वस्थ रहे, तो काम ज्यादा होगा, डेवलपमेंट ज्यादा होगा। तो अच्छा स्वास्थ्य हो जाए, ये तब होगा जब हमें अच्छा पोषण मिलेगा, और कल्याण, और हमारा कल्याण भी हो। तो यह जो लक्ष्य रखा गया है तीसरा, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण। लक्ष्य चौथा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, यानी शिक्षा सबको मिले। और शिक्षा सिर्फ यही नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन मिले, गुणवत्तापूर्ण हो, यानी ऐसी शिक्षा मिले कि उसे लेने के बाद व्यक्ति का जिंदगी संवर जाए और उसे रोजगार भी मिले। सिर्फ रोजगार न मिले, ज्ञान के साथ रोजगार मिले। अच्छी शिक्षा दी जाए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, क्वालिटी एजुकेशन दी जाए। यह लक्ष्य 4 आया। अब लक्ष्य 5 लेते हैं, लैंगिक समानता, यानी जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए। लैंगिक समानता का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि ये महिला है, इन्हें मत काम दें, ये उतने योग्य नहीं है, काम नहीं कर पाएंगे। तो महिला पुरुष का हमें विभेद नहीं करना है, असमानता नहीं करना है। महिला हो या पुरुष, दोनों बराबर है। सबको समान दृष्टि से देखिए, सबको समान वेतन दीजिए, सबको समान महत्व दे, सबको समान रूप से रिस्पांसिबिलिटी दी जाए। तो हमें लैंगिक समानता लक्ष्य 5 के अंतर्गत है। लक्ष्य 6 यानी 6 है, गोल 6, स्वच्छ जल और स्वच्छता, यानी क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। हम सभी लोगों को बढ़िया स्वच्छ जल मिले पीने के लिए और अन्य प्रयोग के लिए, और हमारे आसपास घर से लेकर के बगीचे और हर जगह स्वच्छता दिखाई दे, मॉल से लेकर के, यानी सभी हमारे जितने पब्लिक यानी इंस्टीट्यूशन से हर जगह स्वच्छता दिखाई दे। तो गोल 6 में कहा गया स्वच्छ जल और स्वच्छता, यह लक्ष्य रखा गया। और लक्ष्य 7वां है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, यानी हमें ऊर्जा मिले लेकिन कैसी हो, अफोर्डेबल हो, सस्ती हो, और स्वच्छ ऊर्जा, क्लीन ऊर्जा हमें मिले। जैसा भी मैंने चर्चा की थी
ये लक्ष्य 7वें में आता है। लक्ष्य 8वां आया, अच्छा काम और आर्थिक विकास। और हम सबको अच्छा काम करना चाहिए। अगर मुझे पढ़ाने का काम दिया गया तो मैं पूरी ऐसे मनोयोग से पढ़ाऊं, ऐसा लगे कि हर बात को आपके दिमाग में मैंने प्रवेश करा दिया है और हर बात गूंज रही है आपके दिमाग में, और जब एग्जाम आएगा बिल्कुल सटीक आप दाग द फायर, यानी सटीक आप वहां पर अपना तीर चलाएंगे। तो ये कहा जाए अच्छा काम और आर्थिक विकास, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, आर्थिक विकास भी होना चाहिए। मान लिया हम कुटीर उद्योग से स्मॉल इंडस्ट्रीज की ओर जाएं, लार्ज इंडस्ट्रीज की ओर जाएं, ये हमारा विकास होना चाहिए। हम उद्योगों के विरोधी हमें नहीं होना चाहिए। हाँ, यह है कि हमारी कृषि भी जबरदस्त रहे, उद्योग भी रहे और टेक्नोलॉजिकल भी हमारी डेवलपमेंट हो। एआई का हमें यूटिलाइजेशन करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए, मिसयूज नहीं करना चाहिए। ऐसा विकास हमें करना चाहिए, आर्थिक विकास हो। अब उसके बाद आया लक्ष्य 9, यानी गोल 9 आया। गोल 9 में है उद्योग, नवाचार, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचा। यानी हमारे पास उद्योग होने चाहिए, इंडस्ट्री को डेवलपमेंट हम करें, नवाचार इनोवेशन होना चाहिए। इनोवेशन के रूप में हम आगे बढ़े, जैसे एआई से इनोवेशन हो रहा है, यानी नए नई चीजें हमें डेवलप करना चाहिए। प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी का यूज हमें करना चाहिए। और टेक्नोलॉजी ही तो है कि मैं इतना दूर हूं और आपको पढ़ा रहा हूं, और आप और हम भावनाओं से भी जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के लिए हम कर्मठता के साथ जुड़े हैं, और मैं तो जुड़ा हूं, और वही चीज मैं आपको भी मानता हूं कि आप भी जुड़े हैं। तो आप तैयार कर डालिए कि प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमारे पास क्या होना चाहिए? उद्योग होना चाहिए, नवाचार होना चाहिए, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचा भी मजबूत होना चाहिए। यह लक्ष्य 9 में रखा गया। अब आ गया लक्ष्य 10 आया, असमानता में कमी। यानी हमें कमी करना है, हमें स्कॉर्सिटी करना है, हमें कमी किसमें करना? असमानता, यानी रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटी। अगर कहीं असमानता है, पुरुष और महिला किसी को कम महत्व देते हैं, किसी को ज्यादा महत्व देते हैं, या गांव वाले को कम महत्व देते हैं, शहर वाले को ज्यादा, या किसी जाति को हम महत्व देते हैं, किसी को कम महत्व देते हैं, किसी धर्म को ज्यादा महत्व देते हैं, किसी को कम महत्व देते हैं, पढ़े लिखों को ज्यादा इज्जत देंगे, बेचारे जो हमारा कृषक है तो कृषक को हम कम महत्व देते हैं। ऐसी जो असमानतापूर्ण, दुर्व्यवहारपूर्ण जो हमारे पास रवैया है, आदतें हैं, उन्हें हमें धीरे धीरे खत्म करना है। तो असमानता में कमी, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, असमानता को हमें धीरे धीरे कम करना है। और आप जैसे लोग जो सिविल सर्वेंट बन रहे हैं, ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं, तो निस्संदेह इससे आप कम करेंगे, क्योंकि नेचर सबको समान रूप से पैदा करती है, सबको समान रूप से अधिकार देती है। तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी के साथ असमानता, इनइक्वालिटी पूर्ण व्यवहार करें। उसके बाद आ गया लक्ष्य 11 है, यानी गोल 11 आया, टिकाऊ शहर और समुदाय। टिकाऊ का मतलब सतत, यानी धारणीय। तो टिकाऊ शहर और समुदाय यानी सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। हमारे शहर खूब बने, समुदाय, गांव आदि सब बने, लेकिन वो ऐसे बने जो टिकाऊ प्रवृत्ति वाले हों। टिकाऊ प्रवृत्ति, प्रोपेंसिटी, टेंडेंसी का मतलब है कि चाहे शहर का हो, गांव का हो, कहीं का हो, कस्बा का, हर आदमी प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करे, आज की पीढ़ी के लिए भी और कल की पीढ़ियों को भी बचा के रखे। तो हम कहेंगे कि ऐसा शहर टिकाऊ शहर है, ऐसा गांव यानी टिकाऊ समुदाय या टिकाऊ गांव है। तो टिकाऊ शहर और समुदाय बनना है। जब पूरे विश्व में सब ऐसे हो जाएंगे, टिकाऊ शहर, टिकाऊ गांव, तो फिर क्या पूछना है? हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है वो भविष्य की पीढ़ियों के लिए बरकरार रहेंगे, बचे रहेंगे। अब आया लक्ष्य 14 है, यानी गोल 14 आया, पानी के नीचे जीवन। और जैसा भी मैंने यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 में आपको समझाया था कि पानी के नीचे जो जीवन है उसे हमें सुरक्षित रखना है, उसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब यहां पर आया लक्ष्य 15 है, यानी गोल 15 आया, जमीन पर जीवन। और जैसा कि यही क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने डिफाइन किया था कि जमीन पर जीवन को कैसे सुरक्षित रखना है। अब आगे हम देखते हैं लक्ष्य 16 है, यानी गोल 16 आया,
शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं, हमारे यहाँ संस्थाएं मजबूत बने। हमारे यहाँ स्कूल संस्था है, ठीक है, विवाह भी संस्था है, परिवार भी संस्था है, इस तरह से बहुत है संस्थाएं हमारे समाज में। यही संस्थाएं हमारे और धार्मिक संस्थाएं भी होती है, ये समाज को चलाते हैं। तो बिना संस्थाओं के समाज चलता नहीं है, सच बात है। लेकिन इन संस्थाओं को मजबूत बनाइए, ऐसा ना रहे कि एक हवा का झोंका है, संस्था खत्म। तो जब संस्था खत्म तो मानवता खत्म। अरे मानवता मजबूत कब होगी? जब संस्था मजबूत। और संस्था कब मजबूत होगी? जब हमारी धरती मजबूत होगी, क्योंकि हम धरती में हैं। और धरती कब मजबूत होगी? जब हम सतत विकास के विचार की दृष्टिकोण से इस धरती से प्राकृतिक संसाधन हाथ जोड़ करके मांगेंगे कि हे पृथ्वी माता, हमें अपनी जिंदगी चलाने के लिए कुछ चाहिए संसाधन, हम आपसे थोड़े संसाधन लेते हैं और इनका हम सदुपयोग करेंगे, सतत विकास करेंगे, ये धारणा होनी चाहिए। तो आपकी संस्थाएं मजबूत हो। साथ में क्या होना चाहिए हमारे समाज में? डेवलपमेंट कब होता है? खुशियां कब होती है? कब पूरी मानवता खुशी की लहरों में एकदम बहती जाएगी? जब शांति होगी, पीस होनी चाहिए हमारे आपके घर में, मन में और पूरे परिवेश में, सराउंडिंग्स में। तो शांति स्थापित करिए। आज से अगर आप थोड़ा सा शांत मन से बैठ करके 2 मिनट के लिए आंख बंद करके शरीर को ढीला करके बिल्कुल अपने आराध्य देव को याद करके और उसी में खो जाएंगे, तो 2 ही मिनट में पूर्णतया मन हल्का हो जाएगा। और फिर आपको लगेगा कि अब मेरा मन पढ़ाई पर और लगने लगा है। तो सबसे पहले मन की शांति ढूंढिए। फिर परिवार में एक दूसरे से सद्व्यवहार रखें, एक दूसरे से अच्छा व्यवहार रखें, तो परिवार में शांति हो। फिर आपके पड़ोस में शांति हो, देश में शांति हो। तो शांति को बरकरार रखना है, पीस को हमें क्रिएट करना है, न्याय, जस्टिस। ध्यान दीजिए, प्रकृति सबको समान रूप से करती, इसलिए किसी के साथ अन्याय ना हो जाए, गलत व्यवहार ना हो जाए, इसलिए हमें न्याय देना है। भारत जैसा डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ का जो जस्टिस है बहुत बढ़िया है। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, एकल न्याय प्रणाली है, वह वास्तविक रूप से वो सारी चीजें समेटे हुए है कि लगभग सभी को एक सही न्याय देने का काम हमारी न्याय प्रणाली करती है। तो हमें न्याय सही मिलना चाहिए और मजबूत संस्थाएं, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस होनी चाहिए। यानी हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, स्कूल कॉलेज भी मजबूत होना चाहिए, हमारे परिवार संस्था भी मजबूत होनी चाहिए, विवाह संस्था भी मजबूत होनी चाहिए। इनको हमें मजबूत करना है। अब आ गया हमारा आखिरी लक्ष्य 17 गोल 17 आया और इसमें से रखा गया लक्ष्यों के लिए साझेदारियां, यानी पार्टनरशिप फॉर गोल्स। पार्टनरशिप होनी चाहिए फॉर गोल्स, यानी हम लक्ष्य पाए, ये लक्ष्य सब मिले। तो मैं अकेले नहीं पा सकता हूं, जब मैं दूसरे से पार्टनरशिप करूंगा तो मिलकर के हम ज्यादा से ज्यादा इन गोल को पाएंगे, इन चीजों को पाएंगे। इसलिए एक देश को दूसरे देश से मिलकर काम करना होगा, सभी देशों को मिलकर काम करना होगा। जब सब लोग मिलकर के करेंगे तो एक प्रकार की पार्टनरशिप बन जाएगी, और जब पार्टनरशिप बन जाएगी तो हमारे 2030 एजेंडा के लक्ष्यों को पाने में और जीवन के समस्त लक्ष्यों को पाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इसलिए लक्ष्य 17 में कहा जाए पूरी तौर से सबका निष्कर्ष अब पूरा कह दिया गया। क्या किया जाए कि लक्ष्यों के लिए साझेदारियां होनी चाहिए। और सच में आपकी सफलता न केवल मुझसे मिलती है, न केवल आपसे मिलती है, न केवल गार्जियन से मिलती है, ये ट्रायंगल से मिलती है, और न ही केवल परिवेश से, एनवायरमेंट से मिलती है। तो इसका मतलब ये कि यदि मैंने भी योगदान किया, आपने भी किया, आपके गार्जियन ने भी किया, आपका एनवायरमेंट ने भी किया, तो इन सबकी कंट्रीब्यूशन से ही आप आईएएस बनेंगे। इसलिए जब भी आप आईएएस बनना, तो यह आपकी व्यक्तिगत सफलता नहीं है, यह समाज की है। और ऊपर वाले ने आपको निर्देश दिया है कि समाज के लिए, समाज के कल्याण के लिए कार्य करो, तो आपको वही कार्य करना है। अब हम आते हैं पुनः चौथे प्रश्न पर। अब चौथा प्रश्न है कि सतत कृषि या धारणी कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का संबंध किससे है? अभी तक हमने जो चर्चा की है सतत विकास की बात की, सतत
विकास के साथ धारणी विकास की बात की, पोषणी विकास की बात, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की। अब एक नया कॉन्सेप्ट आया, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। यहां सतत विकास नहीं है, सतत कृषि है, धारणीय कृषि है, यानी कृषि अब नया आ गया कॉन्सेप्ट, कृषि के साथ अब धारणीय। हाँ, इतना जरूर है कि सतत या धारणीय यानी सस्टेनेबल कहता है किसी चीज की गुणवत्ता आज रखिए और कल भी रखिए, यानी सस्टेनेबल कहता है किसी चीज का उपयोग करिए तो उसे आज बरकरार है, भविष्य के लिए भी वो गुणवत्ता के साथ बनी रहे। इसका मतलब है धारणी कृषि। कृषि का मतलब है एग्रीकल्चर। हमें ऐसी कृषि करना है, ऐसे फार्मिंग करना है, ऐसे एग्रीकल्चर करना है कि वो धारणी हो। धारणी का मतलब है कि कृषि की पूरी प्रणाली, कृषि की जो मिट्टी है वो आज गुणवान रहे और कल भी उसमें गुणवत्ता बनी रहे। तो धारणीय कृषि जो आई है, सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर आया, तो इसका यह मतलब हो जाता है कि ऐसी कृषि करिए, यानी गेहूं है, धान है, उड़द है, मूंग है, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, ये सब कुछ हम एग्रीकल्चर के थ्रू प्रोडक्शन करते हैं, तो इनका हम प्रोडक्शन करें, लेकिन ऐसा प्रोडक्शन करें कि हमारी मिट्टी की गुणवत्ता यह न रहे कि 10 साल बाद खत्म हो जाए। मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहे, 100, 200, 500 साल बाद भी बनी रहे। और ऐसी कृषि करें कि जो हमारे चावल से लेकर के, गेहूं से लेकर दालें हैं, तो इनमें भी गुणवत्ता बनी रहे, पॉइजन ना आने पाए। तो हमें यह कहना है कि ऐसी कृषि करना है, ऐसी एग्रीकल्चर करना है कि जिससे हमारी मृदा यानी मिट्टी में क्वालिटी भविष्य के लिए भी बनी रहे और जो फसलें हैं उनमें भी क्वालिटी बनी रहे। इसे हम कहते हैं धारणीय कृषि कहते हैं। और धारणीय कृषि जब होगी हमारी, यानी हम ऐसा गेहूं है, धान है, ज्वार है, इनका प्रोडक्शन इस रूप में करेंगे कि हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम में कोई पॉल्यूशन ना आए, कोई प्रदूषण ना आए, क्वालिटी बरकरार रहे। जब हम इस रूप में करेंगे तभी वो कहा जाएगा हमने धारणीय कृषि की है या सतत कृषि की है। आज हम क्या करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं हमारे, यह रासायनिक खाद्य है, डीएपी, यूरिया आदि, इन रासायनिक खादों को पूरे भारत देश में या पूरे विश्व में हम खेतों में डालते हैं। जब खेतों में डालते हैं तो धीरे धीरे मिट्टी का पोषण खत्म हो रहा है, उसके जीव जंतु खत्म हो रहे हैं, मिट्टी कमजोर हो रही है, अनहेल्दी हो रही है। इसलिए सरकार को मृदा कार्ड भी बनवाना पड़ा कि कैसे मृदा में क्या कमी। तो हमारे रासायनिक खाद डाल करके हम कृषि करते हैं, लेकिन रासायनिक खाद डालने से मृदा के पोषण में कमी आ रही है। इसका मतलब ये कहा जाए कि हम आज जो कृषि कर रहे हैं तो ये धारणीय कृषि नहीं है, क्योंकि धारणीय कृषि कहती है कि पोषण में कमी ना आए, पोषण बरकरार रहे, गुणवत्ता बरकरार रहे। यहीं पर अगर हम रासायनिक खाद को बंद कर दें, इसकी जगह हम जैव खाद डालना शुरू कर दें, बायो फर्टिलाइजर डालना शुरू कर दें, जीवों से निर्मित खाद को डालना शुरू कर दें, यानी वहां गोबर की खाद आदि डालना हम शुरू कर दें, तो उससे क्या होगा कि मिट्टी में धीरे धीरे पोषण मिलेगा और धीरे धीरे मिट्टी पोषित होती जाएगी, उसकी क्वालिटी बढ़ती जाएगी और इस तरह से मृदा हमारी पोषित बनी रहेगी। तो हमें अगर ऐसे हम करते हैं, जैव खाद डाल करके अगर हम कृषि करते हैं, तो यह मान करके आप समझें कि वास्तव रूप में हम धारणीय कृषि कर रहे हैं। तो आज हमें धारणीय कृषि करना है। धारणीय कृषि में वो सारे काम करने हैं कि जिससे हमारी कृषि की, मिट्टी की पूरी प्रणाली की गुणवत्ता बनी रहे, वही धारणीय विकास है। तो यहां प्रश्न आया है कि सतत कृषि या धारणीय कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का संबंध किससे है। जब हम ये कहेंगे किससे है, तो जरा हम लोग पढ़ लेते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं कि ये किससे जुड़ा है, किस रूप में जुड़ा है, और तब इसका हम सही उत्तर भी ढूंढने का प्रयास करें। तो देखिए, इतना मेरे समझाने के बाद अब आप ए नंबर पढ़िए ऑप्शन कि यह सही, यह है, यह है या फिर यह है। अगर धारणीय कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आपको अच्छी तरह तैयार है तब आप सही कर लेंगे, नहीं तैयार है तो तैयार करते हैं। धारणीय कृषि का अर्थ है पर्यावरण को अक्षुण्ण रखते हो। अच्छा, एक बात ध्यान दें, जब आप केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं, रासायनिक खाद डालते हैं, तो रासायनिक खाद का
वहां मिट्टी को नुकसान पहुंचता है। और वही रासायनिक खाद के जो तत्व हैं, तो जब जल वर्षा होती तो तत्व खेतों से बह करके नदियों में जाते हैं, और वही रासायनिक खादों के जो तत्व हैं, और हम खेतों में पेस्टिसाइड भी डालते हैं, दवा भी डालते हैं, उसके भी तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं उसी खेत में। और इस तरह से हमारे केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड के जो जहरीले पॉइजनस जो तत्व हैं मिट्टी में मिल गए खेत में, और जब जलवर्षा होती है तो उसी मिट्टी से धीरे धीरे ये सारे जो खतरनाक तत्व हैं बह करके नदी में जाते हैं, और नदी में पहुंचकर नदी के कीड़े, नदी के जीवों, नदी की वनस्पति को मारते हैं। और जब ये मारते हैं तो वहां पर नदी में प्रदूषण आ जाता है। फिर उसके बाद पूरा जल प्रदूषण हो जाता है, फिर सागर में जाकर जल प्रदूषण होता है। इसका मतलब रासायनिक खाद जल प्रदूषण को बढ़ावा दे रहा है। और जब हम पेस्टिसाइड डालते हैं, दवाएं डालते हैं, वो भी केमिकल वाली, तो वो दवाएं उड़ती है, उड़ करके इस एयर का पॉल्यूशन बढ़ाती है। इसका मतलब ये है कि आज की जो हमारी कृषि प्रणाली में रासायनिक खाद, रासायनिक दवाओं का हम प्रयोग करते हैं, तो इससे हमारा यानी वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ये प्रदूषण बढ़ रहे हैं। और जब ये प्रदूषण बढ़ रहे हैं तो हमारी इससे कृषि की प्रणाली के माध्यम से हमारी कृषि को बहुत नुकसान हो रहा है। इसका मतलब है रासायनिक खाद, रासायनिक दवाओं का यदि हम प्रयोग करते हैं कृषि प्रणाली में तो पर्यावरण को कमी आएगी। जब पर्यावरण को कमी आएगी तो गुणवत्ता में कमी आएगी, गुणवत्ता में कमी आएगी तो धाड़ी विकास नहीं है। दूसरी ओर यदि हम जैविक खाद डालते हैं, जैविक दवाएं डालते हैं, तो उन जैविक दवाएं चूंकि जीवों से बनी है, कीटों से बनी है, केचुआ से बनी है, अन्य छोटे मोटे जो है बैक्टीरिया से बनी है, तो जब जैविक खादें जीवों से बनी है तो ऐसी खादें वो पर्यावरण का प्रदूषण नहीं करती हैं, अपितु पर्यावरण में जो कमी आती है उसे दूर करती है। तो यदि हम जैविक खाद का प्रयोग करना शुरू कर देंगे तो हमारी गुणवत्ता बरकरार रहेगी, गुणवत्ता और आने लगेगी। जब गुणवत्ता आ जाएगी इसका मतलब है धारणीय कृषि है। तो धारणीय कृषि के लिए आवश्यक है कि हम जैविक खेती करें, यानी बायो फार्मिंग हम करें। अब बात यहां पर यह आ गई कि वास्तव में धारणीय कृषि क्या है? धारणीय कृषि यह है कि हमारे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, वही धारणीय कृषि है। और रासायनिक खाद से अगर हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है तो धारणीय कृषि के अंतर्गत नहीं है। पहले ए नंबर में है धारणीय कृषि का अर्थ है पर्यावरण को अक्षुण्ण रखते हुए, यानी पर्यावरण को बिल्कुल सिक्योर रखते हुए, सुरक्षित रखते हुए भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे। लंबे समय का मतलब आगे भविष्य में भी बनी रहे, इसका यह आशय है। इसका मतलब है कि धारणीय कृषि को अभी आपने ये समझा है कि पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए और उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक रहे। और यही बात तो कही गई है, धारणीय कृषि का अर्थ है पर्यावरण को अक्षुण्ण रखते हुए भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे। तो ये तो ए नंबर तो सही है, लेकिन बी और सी को भी देखना हमें जरूरी है। अब बी क्या है? बी में है कि धारणीय कृषि हेतु जैविक खाद, बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जा रहा है। तो धारणीय कृषि में अगर हम जैविक खाद का प्रयोग करते हैं तो पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता। नो लॉस ऑफ व्हेन वी हैव टू यूज द बायो फर्टिलाइजर। नो, जब नहीं होता है देयर इज द गुड हेल्थ ऑफ द एनवायरमेंट। इसका मतलब है कि जैविक खाद वास्तव में गुणवत्ता बरकरार की है, और जब गुणवत्ता बरकरार की है तो अगर हम कृषि में जैविक खाद डालते हैं तो धारणीय कृषि हमारी मानी जाएगी। और किसान अगर जहां के करने लगे, भारत देश में जैसा सिक्किम है तो सिक्किम के सभी लोग लगभग बायो फर्टिलाइजर का यूज करने लगे हैं, जीवों से बनी खाद का प्रयोग करने लगे हैं। और जब वो करने लगे हैं इसका मतलब धारणीय विकास की ओर बढ़ रहे हैं, धारणीय कृषि कर रहे हैं। और जब धारणीय कृषि सब करेंगे तो पूरा धारणीय विकास भी होगा। धारणीय विकास तो यह है, वह तो अगला स्टेप है। धारणीय विकास तो तब अच्छे से और होगा जब हम धारणीय कृषि भी करें। तो यहां पर देखा जाए धारणीय कृषि हेतु जैविक खाद यानी बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जा रहा है, ये तो ये भी धारणीय कृषि से सही है, ये भी संबंधित है। अब आया तीसरा। एक बात ध्यान देना है कि भारत देश ने यह माना कि भारत में टिकाऊ कृषि हो। टिकाऊ कृषि मतलब धारणीय कृषि हो, धारणीय कृषि मतलब सतत कृषि हो, यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होना चाहिए। और जब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होगा तो तब प्रकृति भी हमारी सुरक्षित रहेगी। तो भारत देश ने टिकाऊ कृषि के लिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए
उसने एक मिशन चलाया था 2014-15 में। तो यह मिशन भी टिकाऊ कृषि के लिए है, तो यह भी उसी से जुड़ा हुआ है, टिकाऊ कृषि से। तो देख लेते हैं, भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, उसका नाम है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, NMSA, नमसा, वर्ष 2014-15 से चल रहा है। अगर आपको पता है कि यह मिशन इस सन से चल रहा है तब तो सही है। अगर इसका वर्ष बदल दिया है और ये वास्तव में इसी में चला है तो गलत है। इसका मतलब यह आपका सही है कि नहीं, तो आपको पता होना चाहिए कि मिशन चल भी रहा है कि नहीं, और चल रहा है तो कब से चल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत में टिकाऊ कृषि के लिए जो राष्ट्रीय मिशन है वह भारत सरकार ने 2014-15 में ही चलाया है। तो यह भी जुड़ा है। जब यह भी जुड़ा है तो आपके तीनों संबंधित है धारणीय कृषि से, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से। तो आपका उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। आज की क्लास में यही समाप्त करता हूं। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। धन्यवाद।